नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पाकिस्तान इंडिया क्या के कॉन्फ्लिक्ट के ख़तरात बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन आज धमकी आ गई है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूक्लियर हो सकता है। किसने धमकी दी? भारतीय फ़ौज में क्या चल रहा है? मज़ीद दबाव में आ गया, एक और कार्रवाई हो गई, एक जर्नैल को काला पानी भेज दिया गया। इन पर बात करेंगे, फिर कश्मीर में क्या हो रहा है इन पर बात करेंगे, लेकिन साथ दो बड़ी खबरें भी हैं। एक तो पंजाब हुकूमत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स एक सवाल की सूरत में सामने आए हैं कि क्या पंजाब हुकूमत किसानों से दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर पीटीआई के लोगों को सजाएं हुई हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, सजाएं किस केस में हुई, इस पर बात करेंगे। पहले नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान भारत बड़ा मामला है, दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के सामने आँखों में आँख डाले खड़े हैं, उस पर बात कर लेते हैं। आज जो एक साबिक रॉ चीफ हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। रॉ चीफ का नाम अमरजीत सिंह दौलत है। उन्होंने एक तो ये मैं इसको धमकी इसलिए समझता हूँ कि बेशक वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बयान कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इंतहाई जिम्मेदार ओहदे पर रहा हो, अगर वो ये कहता है तो वो धमकी तस्वुर होती है मेरी नज़र में। कुछ दोस्तों का ख्याल होगा कि शायद उन्होंने पेश के खतरे से आगाह किया। उनका ये कहना है कि ये जो जंग है ये न्यूक्लियर जंग हो गया, यानी वो ये समझ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर जो हमला करेगा वो न्यूक्लियर हमला होगा। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमले का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान भारत को पहले ही कह चुका है कि कोई ऐसी गलती ना करना जिसका खमियाजा आपको बहुत सालों तक भुगतना पड़े, बहुत शदीद खमियाजा आपको भुगतना पड़े। लेकिन बहरहाल पागलपन का शिकार है मोदी जी, और इसी पागलपन का शिकार होकर एक और वारदात में वो डाल गए हैं। बल्कि पहले ज़रा सी अमरजीत सिंह दौलत की ही बात कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि ये सिक्योरिटी का फेलियर है पहलगाम में जो कुछ भी हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये इस किस्म के मामलात में कश्मीरियों का क्या कसूर है, कश्मीरियों पर क्यों चढ़ाई की जा रही है, ये भारत का गलत रवैया है। ये एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट है, इसलिए कि रॉ का चीफ की जानिब से इस तरह का बयान जो है वो खुद भारत के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है पॉलिसी में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, उनको जाहिर करती है। ये बताती है कि बीजेपी और मोदी साहब का असल एजेंडा क्या है। कश्मीर दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी तो उनकी बहुत वाज़ेह है कि इसराइल में भी उन्होंने गज़ा पर जो है वो फायरिंग के लिए अपने मिसाइल इसराइल के हवाले किए थे। इस दरमियान में एक और रिपोर्टर हैं अर्चना तिवारी, उन्होंने एक कश्मीरी ड्राइवर का इंटरव्यू किया, वो बड़ा दिलचस्प है, और वो उन्होंने प्रेजेंट भी कर दिया अपने टीवी चैनल के लिए, पेश भी कर दिया। वो और उसमें तो बहुत सारे सवालात और ज़्यादा खड़े हो गए। वो ड्राइवर ने ये कहा कि जी ये जो दहशत गर्द है ये तो 10 किलोमीटर दूर से अगर हमला कर रहे हैं तो फिर ये या 10 मीटर दूर से भी फर्ज करें अगर हमला कर रहे हैं तो ये लोगों के शनाख्ती कार्ड कैसे पूछ सकते हैं, ये लोगों का मजहब कैसे पूछ सकते हैं। वो तो जो हमलावर आता है उसको तो फौरन भागना होता है। फिर उसने ये कहा कि वो जो बच्चे की वीडियो थी, वो जो फैमिली की वीडियो थी, वो जो मियाँ बीवी में बेवा की वीडियो थी, वो सब फैब्रिकेटेड है, भारत ने बनाई है। क्योंकि वो 6 दिन का जो शादीशुदा जोड़ा था, ये भारत कहता है मारा गया, वो कहता है वो लड़का जिंदा है और उस बच्चे का वालिद भी जिंदा है। ये सिचुएशन है कि आप जिंदा लोगों को मुर्दा करके डाल देते हैं। और आपको याद हो कि वो पहले वो नेवल ऑफिसर की फोटो आई थी कि उसकी बीवी बैठी हुई है, और वो तो अल्लाह भला करे पाकिस्तानी मीडिया का बहुत सारे दोस्तों ने ये पहले भी देखी थी, मुझ समेत बहुत सारे दोस्तों ने देखी थी, और हमने सवाल भी उठाए क्योंकि पहले वो साहब आराम फरमा रहे थे और उस वक्त ये भारत ही की जानिब से पेश की गई थी कि देखें कश्मीर में कितना अमन है, कि मियाँ बीवी जो है वो जिनका ताल्लुक नेवी से है वो कश्मीर में सैर कर सपाटा कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं। और वो वहाँ पहलगाम की थी भी नहीं, वो कहीं उसके करीब के किसी और इलाके की थी। तो इससे अंदाज़ा होता है। फिर भारतीय ख़वातीन ये सवालात उठा रही हैं। एक घर में शादी थी, 10 दिन के बाद वो कहीं गए अपने जो जहाँ शादी थी समझाने में गए, वापस आए तो उनका घर गिरा दिया गया था। पहले उनको रोक लिया गया, फिर धमाके से घर उड़ा दिया। तो घरों को मिसमार किया जा रहा है, धमाकों से मिसमार किया जा रहा है। ये सब भारतीय ज़ाइम को दिखाते हैं। लेकिन अर्चना तिवारी ने ये भी सवाल उठाया है कि जब पुलवामा हुआ तो उस वक्त भारत में इलेक्शन था, और जब पहलगाम हुआ तो बिहार में इलेक्शन है। इसी से सारी कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन नाज़रीन, इसी ये जो भारतीय हुकूमत का रवैया है वो अपनी फ़ौज में शायद बगावत का बायस बन जाए, फ़ौज को मज़ीद दबाव में लाने की बातें हो रही हैं। पहले जो है वो
नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को अनसेरेमोनियसली हटाया गया और उनको भेज दिया गया कहीं और एक और साहब को उनकी जगह जो डिप्टी आर्मी चीफ भी थे वो लगा दिया गया, नॉर्दर्न कमांडर का कमांडर वहीं पे डिप्टी आर्मी चीफ बन गया, उनको हटाया गया। उसके बाद जो है वो डिप्टी एयर चीफ को हटाया गया, वो भी अनसेरेमोनियसली हटाया गया। फिर गुज़िश्ता रोज़ वो टेलीग्राम के ज़रिए कुछ दस्तावेज़ात लीक हो गई थी जिसमें वो तमाम जुज़ियात शामिल थी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए रॉ ने तैयार की थी। वो उसकी पादाश में जो डिफेंस इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उनको हटा दिया गया है, बल्कि उनको तो काला पानी की सज़ा दे दी गई है। उनको भेज दिया गया काला पानी, वो कहते हैं जज़ायर अंडमान को। और जज़ायर अंडमान निकोबार उसका जजीरा है, उसमें जज़ायर अंडमान है, वो उसको एक ज़माने में अंग्रेज़ जो है वो जिसको भेजा जाता था काला पानी, वो समझे कि वो ऐसा ख़तरनाक मुलिम होता था जिसका कोई और इलाज नहीं होता था, क्योंकि दूर दराज है, तन्हाई है, सेहत के मसाइल होते हैं, कुछ सहूलियात दस्तियाब नहीं है। तो जनरल एस टी राना जो है वो इंटेलिजेंस डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ थे इंडियन फौज के, उनको भी अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया है। ये जाहिर करता है कि भारतीय फौज में अगले दिनों में मजीद जो है वो दबाव में भी आएगा और बगावत के भी इम्कान पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय फौज में खुद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम कब तक कुर्बानी का बकरा बनते रहेंगे फास्ट ट्रैक ऑपरेशन की सूरत में। सिखों ने तो लातादाद सिखों ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग पर तहफुजात का भी इजहार किया और लड़ने से भी इनकार कर दिया है। तो देखते हैं आगे चलकर भारत ये क्या रंग लाती है सूरत हाल, मोदी जी का पागलपन बुनियादी तौर पर क्या रंग लाता है। अब जरा चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में आज वो किसान इत्तेहाद की जानिब से वो एक समाअत थी गंदम की खरीदारी पर। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो गंदम बराह रास्त नहीं खरीदेगी किसानों से। तो जो जज साहब समाअत कर रहे थे उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। जज साहब ने पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल किया कि क्या आप गंदम खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम गंदम नहीं खरीद रहे, हम इनको जो है वो रिजर्वायर प्रोवाइड करेंगे सरकारी निर्फ पर, ताकि वहाँ अपनी गंदम रख सकें और फिर ये ओपन मार्केट में बेच सकें। जज साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि गंदम की फ़ी एकड़ जो है ना वो पैदावार पर 2000 से 2500 रुपये फ़ी मन अखराजात आते हैं। आप अगर गंदम नहीं खरीदेंगे तो फिर आप ये कैंपेन चलाते रहें कि जनाब आप गंदम खरीदें, पंजाब हुकूमत आपको उसकी मदद करेगी। अगर पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो ये लिख लें कि अगले साल कोई गंदम नहीं पैदा करेगा पंजाब में। ये उन्होंने वार्निंग दी है पंजाब हुकूमत को। उन्होंने कहा कि गंदम जो है वो नहीं खरीदी, चाहे आप जितने मर्जी ट्रैक्टर दें, लोग गंदम नहीं खरीदेंगे। अब उनके रिमार्क्स बहुत सख्त है, फैसला पता नहीं क्या आता है कि मुकदमे की समाअत अभी जारी है, लेकिन बहरहाल ये पंजाब हुकूमत के सोचने का काम है कि गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये है और पंजाब का जो किसान है वो इस वक्त भी 2500-2600 रुपये के फ़ी मन में गंदम बेच रहा है। अगर उसको फ़र्ज़ कीजिए उसको 500 रुपये फ़ी मन भी फ़ायदा, तो क्या फ़ायदा है, ये तो उसका नुकसान है ना कि 6 महीने वो मेहनत करे और 6 महीने के बाद उसको फ़ी मन 500 रुपये की बचत हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसा, और क्या फ़ायदा ऐसी किसान दोस्ती का। अब नाज़रीन आगे आते हैं ज़रा। आज रावलपिंडी की इस्ताद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में एक बड़ा फैसला हुआ। 24 और 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसके हवाले से जो मुलजमान थे उनकी तादाद तकरीबन 1674 थी। उनमें से 1609, उनमें से 1074 जो है वो मफलूर हैं और उनमें से कहा जा रहा है कि कई बैरून मुल्क भी चले गए हैं। तो उनमें उनके जो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, उनको ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको इश्तारी करार देने का अमल शुरू कर दिया गया है। उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी वो कुछ नहीं कर सकेंगे, ना वो बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, ना वो कोई और सहूलत इस्तेमाल कर सकेंगे। ये कर दिया गया। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 82 लोगों ने ये तस्लीम कर लिया, अपने जुर्म का इकरार कर लिया। और उनका ये कहना था कि जनाब उनको तो मकामी उनको तो उनके मरकज़ी कायदीन ने फंसाया, उन्होंने ये हिदायत दी थी उनको। वो 82 कैदियों को सज़ा हो गई है, 4 महीने की सज़ा उनको कैद हुई है। दुनिया भर की अदालतों में यही होता है कि अगर आपने जुर्म किया है और आप अपने जुर्म को तस्लीम कर लेते हैं तो अदालत रहमदिली का मुज़ाहरा करती है और सज़ा कम से कम देती है। तो इन लोगों को भी, जिनको 2 साल की सज़ा हो सकती थी, कम से कम 4 माह की हो सकती थी, तो अदालत ने कम से कम सज़ा देने पर इत्तफ़ाक़ किया, उनको 4-4 महीने की सज़ा दी। चूँकि वो गिरफ्तार हैं बहुत अरसे से, 4 महीने गुजर चुके, तो वो शायद अब उनकी सज़ाएँ अब वैसे ही मुकम्मल हो जाएँ, उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन ये पीटीआई के गले में ये फंदा फिट हो गया है, पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के गले में ये फंदा फिट हो जाएगा। देखते रहिए ये कैसे होता है। इसलिए कि हुकूमत और इंतज़ामिया
कोई इस बात पर तैयार नहीं है कि 26 नवंबर और 24 नवंबर और फिर 9 मई के वाक़यात पर ज़रा सा भी लीनियंसी का मुज़ाहरा किया जाए, किसी को भी ज़रा सी छूट दी जाए। ये आगे चलकर पीटीआई की मरकज़ी क़यादत जिनमें उमर अयूब भी हैं, उसमें और बहुत सारे लोग हैं, अली बिन गंडापुर भी हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार 3 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, बुशा बीबी हैं, इमरान खान हैं, चूँकि वो तमाम मुकदमात में नॉमिनेटेड हैं, और बुशा बीबी पर तो कत्ल के 2 मुकदमात हैं। एक वो जो पुलिस वाले मारे गए थे हकला इंटरचेंज पर, और फिर यहाँ जो है वो एक नौजवान ने 4 रेंजर्स को कत्ल कर दिया गया था, वो बुशा बीबी की इमाम पर, चूँकि वो आगे बढ़ा था जुलूस। तो ये तमाम मुकदमात में वो मुलज़िमा के तौर पर नामज़द हैं, जेल में भी हैं। तो पीटीआई की पॉलिसी के नतीजे में, लेकिन आज एक और बात भी देखी गई, वो हमारे एक दोस्त हैं अहमद भट्टी, उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि पीटीआई के वकला क्या कर रहे थे, क्योंकि जब लोग एतराफ़ कर रहे थे जुर्म का तो पीटीआई के वकला खामोश थे, पीटीआई के वकला ने बचाने की कोई एफर्ट नहीं की। आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है, कितनी जल्दी बाकी मुलजिमान के बारे में कार्रवाई मुकम्मल होती है। लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है पीटीआई के लिए। पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के गले में फंदा फिट हो गया। ये कसा कब जाएगा, इसके लिए कुछ वक्त का इंतज़ार है। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।